आदाब दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं वीडियो। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। यह है रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले का तीसरा सबसे बड़ा शहर। यहाँ शिव की एक विशाल मंदिर है और यह तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र भी रहा है। इस मंदिर के करीब ही एक मस्जिद वाली गली है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं। इस गली में चूना पत्थर और ईंट का बना एक पक्का मकान हुआ करता था। इस मकान में जैनुल आबदीन और आशियम्मा नाम के दंपति रहते थे। 15 अक्टूबर 1931 में उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया और ये वही बच्चा है जिसे दुनिया मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। कलाम के पिता जैनुल आबदीन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थे और गांव के लोग अक्सर उनके पास सलाह मशवरा के लिए आते थे। कलाम की माँ आशियम्मा के ख़ानदान का भी बड़ा सम्मान था और अंग्रेज़ों ने उन्हें बहादुर की पदवी दी थी। कलाम जब 6 साल के थे, उनके वालिद ने लकड़ी की कश्ती बनाने का काम शुरू किया। ये कश्तियाँ तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी लाने और ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर कलाम के वालिद काम करने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन का निकाह कलाम की बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ हुआ। वैसे तो अहमद जलालुद्दीन कलाम से 15 साल बड़े थे, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो साथ बैठ घंटों गुफ्तगू किया करते थे। अहमद जलालुद्दीन कलाम को लिटरेचर, साइंस और मेडिसिन के नए इजाद के बारे में बताते थे। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कलाम को बचपन में बहुत मुतासिर किया था। वो थे कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन। शमसुद्दीन के पास रामेश्वरम में अखबार का ठेका था। रोज़ सुबह रामेश्वरम स्टेशन पे अखबार ट्रेन से उतरता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीरी जंग शुरू हुई। शुरुआत में हिंदुस्तान इस जंग में शामिल नहीं था, लेकिन जल्द ही मित्र देशों द्वारा हिंदुस्तान पर जंग में शामिल होने का दबाव डाला जाने लगा। हिंदुस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए और रामेश्वरम से आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया। अब अखबारों का बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर ट्रेन से फेंक दिया जाता था। अब शमसुद्दीन को एक हेल्पर की ज़रूरत थी जो अखबारों का गट्ठर सड़क से जमा कर सके। ये काम 8 साल के लड़के कलाम को मिला और ये उनकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। कलाम की शुरुआती शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। फिर कलाम ने अपने पिता से रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की इजाज़त मांगी। कलाम के पिता अपने चारों बच्चों को लेकर मस्जिद गए और कुरान से अल-फातिहा पढ़ दुआ मांगा। फिर वो कलाम को रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने गए। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन कलाम के साथ रामनाथपुरम गए। स्वाट साई स्कूल में उनका दाखिला कराया और उनके रहने का इंतज़ाम किया। स्वाट साई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास भर चुका था। उन्होंने तालीम जारी रखने का फैसला किया। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में दाखिला लिया और वहीं से 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। जब उन्होंने BSc में दाखिला लिया था, तब उन्हें हायर एजुकेशन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। उस वक्त आम लोगों के लिए हायर एजुकेशन का मतलब कॉलेज जाना ही होता था। BSc पास करने के बाद उन्हें एहसास हुआ फिजिक्स से BSc उनके लिए सही चॉइस नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, जो वो इंटरमीडिएट के बाद ही कर सकते थे। उनके कुछ साल बर्बाद हो चुके थे, लेकिन इंजीनियरिंग का सफ़र इतना आसान नहीं था। किसी तरह MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेरिट लिस्ट में तो उनका नाम आ गया, लेकिन एडमिशन में लगभग 1000 रुपये लगने थे और उनके वालिदैन के पास इतने रकम नहीं थे। उस वक्त उनकी बहन ज़ोहरा ने अपने हाथ के करे और हार गिरवी रख उनकी फीस का इंतजाम किया। कलाम को शिक्षित देखने की जो उनमें दृढ़ संकल्प था और उनके योग्यता को लेकर जो उनका भरोसा था, वो कलाम को अंदर तक झकझोर गया और उन्होंने अपनी कमाई से ही ज़ोहरा की गिरवी जेवर को छुड़ाने की ठानी। उस वक्त उनके सामने पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, कड़ी मेहनत करें और स्कॉलरशिप हासिल करें। MIT के फाइनल ईयर में कलाम को एक विमान डिज़ाइन करने के प्रोजेक्ट में लगा दिया गया था। एक दिन MIT के डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अचानक उनके प्रोजेक्ट का मुआयना किया और इसे निराशाजनक बताते हुए नाराज़गी जाहिर की। कलाम ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा,
प्रोफेसर ने कुछ पल के लिए कलाम की तरफ देखा और बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है और मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार तक मुझे ये ड्राइंग नहीं मिली तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। कलाम के लिए स्कॉलरशिप ही सब कुछ था और उसके बिना पढ़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने उस रात खाना नहीं खाया और सारी रात ड्राइंग बोर्ड पर काम करते रहे। अगली सुबह सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लिया और फिर से काम में लग गए। इतवार की सुबह उनका डिज़ाइन कंप्लीट होने के करीब ही था। प्रोफेसर श्रीनिवासन अचानक उनके कमरे में आए और उनकी मेहनत देख उनको गले से लगा लिया और तारीफ करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। सन 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कलाम एक ट्रेनी के तौर पर HL बेंगलोर में दाखिल हो गए। वहाँ उन्होंने इंजन की मरम्मत का काम शुरू किया। क्लास में पढ़े गए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है तो ये काफ़ी एक्साइटिंग और सीखने वाला होता है। जाहिर है ये ट्रेनिंग कलाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रही। जब कलाम HL से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकले तो उनके पास नौकरी के 2 बड़े अवसर थे और दोनों ही उनके वर्षों पुराने उड़ान के सपने को सच कर सकते थे। पहला विकल्प इंडियन एयरफोर्स का था और दूसरा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने दोनों के लिए अर्जी दिया। पहले एयरफोर्स का रिजल्ट आया और कलाम एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। अपनी इस नाकामयाबी से वो बहुत मायूस हुए। उन्हें लगा आने वाला वक्त और भी मुश्किल भरा होगा, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब वो DRDO में दिए अपने इंटरव्यू का रिजल्ट दरियाफ्त करने गए तब उन्हें ऑफर लेटर थमा दिया गया। उन्हें 250 रुपये महीने की नौकरी लग गई थी। वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर काम करने लगे। 3 साल गुजर गए। उन दिनों ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का एक नया महकमा बेंगलोर में खुला और कलाम को वहाँ पोस्ट कर दिया गया। पहले साल ADA में कोई ज़्यादा काम नहीं था। एक टीम बनाई गई थी जिसे 3 साल में एक स्वदेशी ओवरक्राफ्ट तैयार करना था और वो वक्त से पहले रेडी हो गया। शिप के सवारी के नाम पर उसका नाम नंदी रखा गया। नंदी का डिज़ाइन उम्मीद से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आपसी कंट्रोवर्सीज की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अपने मेहनत को ज़ाया होते देख कलाम मायूस हुए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर MGK मेनन एक रोज़ अचानक ही जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला और उन्होंने कलाम से 10 मिनट के उड़ान की ख्वाहिश जाहिर की। उसके 1 सप्ताह बाद ही कलाम को इनको-स्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च से बुलावा आ गया। एक इंटरव्यू हुआ और उनको इनको-स्पार में एक रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर दिया गया। इनको-स्पार हिंदुस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान की एक छोटी सी इब्तदा थी जिसे विक्रम साराभाई ने शुरू किया था। बाद में जब इसरो बना, जिसे इसरो में मर्ज कर दिया गया। सन 1962 में इनको-स्पार ने थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। फिर कलाम रॉकेट लॉन्चिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग के वास्ते 6 महीने के लिए नासा चले गए। सहज पके सो मीठा होए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके, एक रोहिणी दूसरा मेनिका, और दोनों कामयाब हुए। अगला साल लगा ही था कि प्रोफेसर साराभाई ने एक मीटिंग में रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया। रेटो यानी रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसे रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके। शाम तक ये खबर आम हो गई कि हिंदुस्तान में एक स्वदेशी मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार हो रहा है और कलाम इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। हिंदुस्तान में पहली बार स्पेस रिसर्च का एक 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ था। सन 1972 में जब इसरो बना, इनको-स्पार को इसरो में मर्ज कर दिया गया। इस तरह वो इसरो से जुड़े। कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। किसी भी तख्लीक की तरह SLV-3 की तख्लीक भी कई दर्दनाक लम्हों से होकर गुजरी। एक रोज़ कलाम और उनके साथी जब काम करने में मशगूल थे तभी उनके घर से एक मौत की खबर आई। उनके दोस्त और हमदर्द, उनके बहनोई अहमद जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था।
कुछ देर के लिए वो शून्य हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रात की रात बसों से सफर करते हुए अगली सुबह वो रामेश्वरम पहुंचे। तुम्बा लौटकर सारे कामकाज, सारी मसरूफियत उनको बेईमानी लगने लगी। प्रोफेसर धवन उन्हें हौसला देते और कहते, एसएलवी पर काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुम्हें सब्र हासिल होगा और ये मायूसी धीरे धीरे गुजर जाएगी। सन 1976 में उनके वालिद जैनुल आबिदीन 102 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। वो घंटे अपने माँ के पास बैठे रहे और जब वो तुम्बा के लिए लौटने लगे, उनकी माँ ने रुआसे आवाज़ में उनको दुआ दी। एसएलवी 3 रॉकेट जो फ्रांस में उड़ाई जाने वाली थी, अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। कलाम फ्रांस रवाना होने ही वाले थे, तभी उनकी माँ की मौत की खबर आई। एक के बाद एक 3 मौतों ने उनको अंदर से परेशान कर दिया। लेकिन देश के लिए काम करने का जज्बा किसी और कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ता। तमाम मुश्किलात और परेशानी के बावजूद एसएलवी 3 का ख्वाब 1979 में पूरा हुआ। 1980 में भारत ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेंस मिसाइल को डिजाइन किया था। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। 1998 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर बी सोमाराजू के साथ मिलकर महज 100 रुपये में एक कैरोनरी एस्टेट तैयार किया था, जिसे कलाम राजू एस्टेट का नाम दिया गया। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पताल में इस समय इस एस्टेट की कीमत 1.5 लाख रुपए तक है। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से हराया और जुलाई 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपना कार्यकाल पूरा करने पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की ख्वाहिश जाहिर की, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय न होने की वजह से उन्होंने ये विचार त्याग दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़े। शाम 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल के ICU ले जाया गया और 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 बजे दोपहर में विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लपेटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरेज में रखकर उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गण्यमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर
उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करुम्बू ग्राउंड में दफनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 3.5 लाख से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। यह कलाम के जीवन का आखिरी सफर था। वो करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, युवाओं में नया करने का जोश और हौसला भरते रहे। 2 दर्जनों से अधिक किताबों में उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ पेश किया। आप चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं।